नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल पर। मैं आज आप लोगों से बात करूंगा जो आपने क्वेश्चन पुटअप किए हैं मुझे कि हमें घुटनों की इंजरी इतनी होती है बहुत ज़्यादा, और ये सभी स्पोर्ट्स में हो रहा है। रेसलिंग में नहीं, आप किसी भी गेम को उठा के देखो तो इंजरियाँ जो है स्पोर्ट्स में होती रहती हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंजरियों से आप ना घबराएं, क्योंकि जो स्पोर्ट्स है, खेलते हो आप, तो हमारे जो गुरु हैं, हमारे जो बड़े हैं, वो सब ये बोलते हैं कि खिलाड़ी के साथ इंजरी जो है वो गहना माना जाता है। इंजरी से उभर कर जब खिलाड़ी आता है तो और अच्छी परफॉर्मेंस देता है। और मैं इसी कड़ी में आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इंजरी से कैसे आप ठीक हो सकते हैं, और वो भी लिगामेंट की जो इंजरी है। मैं आपको मिलवाना चाहूँगा डॉक्टर मुनेश से। मुनेश जी हैं हमारे। मैं मुनेश जी का बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने आज हमारे युवाओं के लिए और YouTube के लिए आपने समय दिया है। मैं बताना चाहूँ मुनेश जी के बारे में। मुनेश जी हमारे ओलंपिक गोल्ड कोस्ट के सीनियर फिजियो हैं, और वो मैं मानता हूँ कि देश में सबसे एक नंबर, जो कहते हैं ना एक नंबर फिजियो, वो मैं फिजियो मुनेश जी को मानता हूँ। कई सालों से मैं मुनेश जी से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि हमारे युवाओं ने बहुत क्वेश्चन इंजरी के लिए किए हैं, तो उन्होंने जो हमने रिक्वेस्ट की उसको मानते हुए कहा कि मैं ज़रूर लोगों को बताऊँगा कि इंजरी से कैसे उभरना है और इंजरी के बाद आप अच्छी परफॉर्मेंस कैसे दे सकते हो। तो सर, मैं आपका बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने जब मैंने आपको कहा तो आप एकदम से मेरे से जुड़े। तो पहला क्वेश्चन यही है कि सर आप मुझे बताएं कि हमारे युवा बार बार ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि लिगामेंट जो हमारे घुटनों की इंजरी है उनसे कैसे हम जल्दी ठीक हो सकते हैं, और उसको रिकवर कर करके हम के रिकवरी कैसे करनी है, और किस तरीके से हम अच्छी परफॉर्मेंस उसमें दे पाएंगे। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अपने प्रोग्राम में जोड़ने के लिए। मैं बहुत ऑनर्ड हूँ कि आपके प्रोग्राम में मुझे अपना इनपुट देने का मौका मिला। सबसे पहले जैसे आपने बताया घुटने की इंजरी के बारे में, तो कुश्ती में तो आप पहलवान हो, सब बहुत सारे पहलवान हैं। मोस्टली इंजरी घुटने की होती है सर। तो उसके बारे में हमारे लोगों ने बहुत क्वेश्चन इस चीज़ के लेके किया है कि घुटने की इंजरी से हम कैसे उभर सकते हैं और कैसे इसको रिहैब कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जो हमारा घुटना होता है वो मतलब एक ये बात कह देना कि सिर्फ लिगामेंट इंजरी, हमारे घुटने के अंदर कम से कम 13 से 15 अलग अलग लिगामेंट होते हैं, और हर इंजरी का जो मैकेनिज्म होता है वो अलग अलग होता है, और उस इंजरी से कैसे बचना है उसके लिए एक अलग फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज होता है जो हमारे रेसलर दिन रात एक्सरसाइज करते रहते हैं। सुबह मेहनत करते हैं, शाम को मेहनत करते हैं, उनसे मांसपेशियाँ मजबूत होती हैं। तो बहुत कुछ होता है उसमें, जैसे कि बैलेंस वगैरह की एक्सरसाइज करते हैं, उससे हम इंजरी को बचा भी सकते हैं। अब एक बार अगर इंजरी हो गई तो उसके पीछे ये देखना होता है कि इंजरी का पीछे कारण क्या है। एक तो हो गई कि एक रेसलिंग एक कॉन्टैक्ट स्पोर्ट है, तो सामने वाले खिलाड़ी ने पैर पकड़ के खींच दिया तो आपकी लिगामेंट टूट गई। अंदर की ओर खींचा तो बाहर वाली लिगामेंट खींच गई, बाहर की ओर खींचा तो अंदर वाली लिगामेंट खींच गई। इसी प्रकार से अलग अलग मूवमेंट से अलग अलग लिगामेंट की इंजरीज होती हैं। और एक होती है दूसरा हो गया कि आपके बॉडी का मांसपेशी ही जो है वो बहुत कमज़ोर है, और आप नॉर्मल मूवमेंट कर रहे हो, आपकी पैर मुचक गई और आपकी लिगामेंट की इंजरी हो गई। एक बात और मैं ऐड करना चाहूँगा, जो हमारे नी में जो लिगामेंट्स होते हैं उसकी इंजरी का सबसे बड़ा कारण एक तो यहाँ की मांसपेशियों का वीकनेस होता है, दूसरा जो इसके ऊपर का जॉइंट है हिप, और जो इसके नीचे का जॉइंट है एंकल, इसमें अगर कुछ कमी होती है, ये टाइट होता है या रिस्ट्रिक्टेड होता है, तो उसका डायरेक्ट असर जो है घुटने पे पड़ता है। और ये तो एक बहुत ग्रॉस स्ट्रक्चर हो गया कि ये लिगामेंट की इस तरह से इंजरीज होती हैं, कौन से एक्शन से क्या इंजरीज होती है। अगर हम स्पेसिफिकली सिर्फ नी के लिगामेंट्स की इंजरी की बात करें और एक सिंगल लिगामेंट की इंजरी, मतलब एक सेशन भी कम पड़ेगा बात करने का। नहीं सर, मैं आपको थोड़ा सा इसमें रोकना चाहता हूँ। मैं ये आपने अच्छा सजेस्ट किया सबको, जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने बताया कि नी की इंजरी से बचना भी कैसे है। नी की इंजरी से हम जब भी बच सकते हैं जब अपने पैरों को, हिप को बड़े अच्छे तरीके से आप मजबूती लाएंगे, और वो अपनी आप ट्रेनिंग में, हर रोज़ की ट्रेनिंग में उसको रखेंगे कि आपको आज इतनी बैठ के लगानी है, आज
आपको इतनी रनिंग करनी है या आपको इतने जंप करने हैं। मैं ठीक कह रहा हूँ डॉक्टर साहब? जी पहलवान जी, मतलब एक नॉर्मल पहलवान, एक नॉर्मल खिलाड़ी जो दिन भर की एक्टिविटी करता है, जो एक्सरसाइज करता है, उसे वही एक्सरसाइज करनी है। बस थोड़ा सा फ़र्क ये हो जाता है कि आप जिस तरीके से एक्सरसाइज कर रहे हो, अगर उस तरीके को सही कर लो, अगर आप सही एक्सरसाइज करो तो फिर तो कोई दिक्कत आएगी नहीं, पूरा करियर आपका अच्छा चला जाएगा। लेकिन अगर आप गलत तरीके से एक्सरसाइज कर रहे हो, वो आपके मैट पे भी दिखेगा, वो एक मसल टाइट हो जाएगा, एक मसल लूज हो जाएगा, एक दोनों साइड के बीच में डिफरेंसेस आएंगे अगर आप गलत तरीके से एक्सरसाइज करोगे। तो एक्सरसाइज वही होती है, बस उसको अगर तरीका सही कर दे तो हम 99% इंजरी से बच सकते हैं। आपका कहने का मतलब ये है कि आप अच्छे से ट्रेनिंग पैरों की नहीं करोगे तो इंजरी के चांस तो रहे ही रहेंगे, और रेसलिंग में खास तौर पर आप अच्छे अटैक नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका घुटना हर अटैक में वो टिकता है और उसमें आपको बहुत स्ट्रेंथ आपको चाहिए है। मैं जो जहाँ तक समझ पाया हूँ डॉक्टर साहब, तो यही आप कहना चाहते हो। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि क्या क्या एक्सरसाइज हम अपने दर्शकों को बता सकते हैं। आप 2, 3, 4 एक्सरसाइज जो भी बताएं तो एक बार उसके बारे में मेरे को थोड़ा सा बता दें। पहलवान जी, एक्सरसाइज बताने से पहले मैं चाहूँगा कि दर्शकों को ये बता दूं कि लिगामेंट इंजरी एक्चुअली होता क्या है, लिगामेंट क्या होता है और वो किस किस प्रकार के इंजरीज होती हैं जो लिगामेंट में होती हैं। तो एक तो लिगामेंट वो हमारे शरीर में एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो एक बोन को दूसरे बोन से जोड़ता है, और ये एक पैसिव स्ट्रक्चर होता है, ये खुद काम नहीं करता, ये सिर्फ एक सपोर्ट सिस्टम होता है हमारे जॉइंट का। और ये दो जॉइंट के मतलब जब दो बोन जुड़ता है तो जॉइंट बनाता है और उस जॉइंट को सपोर्ट देता है, और सपोर्ट को कंट्रोल करने के लिए आसपास की मांसपेशियां होती हैं। जैसे अगर घुटने की बात करें तो ये घुटने को अंदर से रोकने वाला एक लिगामेंट होता है, इसको हम लोग मीडियल कोलेक्टर लिगामेंट बोलते हैं। ये बाहर से रोकने वाला लिगामेंट होता है, इसको लैटरल कोलेक्टर लिगामेंट बोलते हैं, जो कि बहुत मेजरली रोल प्ले करता है अंदर और बाहर के कंट्रोल में। फिर इसके बाद एक 2 मेजर लिगामेंट अंदर में होते हैं जो घुटने के बीच में होते हैं। एक होता है ACL जो पीछे से आगे की ओर आता है, और एक होता है PCL मतलब एंटीरियर क्रूसेट लिगामेंट और पोस्टीरियर क्रूसेट लिगामेंट। क्रूसेट का मतलब ये होगा जो हमारे जॉइंट में रोटेशन होते हैं उसको कंट्रोल करता है। तो ये तो एक ग्रॉस स्ट्रक्चर होगा लिगामेंट का, हमारे नी जॉइंट के लिगामेंट का एक ग्रॉस बातें हो गई। अब रोटेशन मूवमेंट हो रही है, तो रोटेशन मूवमेंट के सबसे ज़्यादा जो हमारे रेसलर्स में देखा जाता है कि किसी ने अपना उसका पैर पकड़ा, पीछे की ओर खींचा, रोटेशन बचाने के लिए वो पीछे मुड़ा, तो ये अंदर वाली लिगामेंट जाती है, और इसके साथ साथ चूंकि ये रोटेशन होता है तो ACL उसके साथ जाती है। तो चूंकि अगर हम सारे लिगामेंट के बारे में बात करेंगे तो बहुत लंबा चला जाएगा, तो मैं स्पेसिफिकली आज इसके बारे में बात करना चाहता हूँ, MCL और ACL के इंजरीज के बारे में बात करना चाहता हूँ। और इसके साथ एक और इंजरीज आती है जो कि घुटने में ही होती है, वो हमारे घुटने में झिल्लियाँ होती हैं जिसको हम नॉर्मल भाषा में इंग्लिश में मिनिस्कस बोलते हैं। तो उस ऐसे केसेस में मीडियल मिनिस्कस इंजरी भी होती है, इसको हम लोग ट्रायड के फॉर्म में भी बताते हैं, जो बहुत कॉमन है। अब मान लीजिए कि आपका इस मूवमेंट के साथ साथ रोटेशन और इसके साथ साथ आपका ACL गया और MCL भी गया और इसके साथ साथ मिनिस्कस भी गया। अब ये देखना होता है कि इसमें कितना ज़्यादा इंजरी हुई है। फॉर एग्जांपल अगर ACL की बात करें तो ACL या किसी भी लिगामेंट की बात करें तो 3 ग्रेड में इंजरीज होती हैं। पहला ग्रेड होता है ग्रेड 1, जिसमें लिगामेंट सिर्फ खींचता है, मतलब एक स्ट्रेन आ जाता है, स्प्रेन आ जाता है लिगामेंट में, पर वो टूटता नहीं है, इसको हम लोग ग्रेड 1 स्प्रेन बोलते हैं। और ये सबसे कम समय लेता है और बहुत आसानी से हील हो जाता है अगर हम इसको प्रॉपर रेस्ट और बेसिक एक्सरसाइज। मैं एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ, बीच में मैं आपको सॉरी डिस्टर्ब कर रहा हूँ आप बताने में। मैं एक चीज़ अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि इंजरी के साथ कभी खिलवाड़ ना करें। डॉक्टर साहब का कहना ये है कि इंजरी जब होती है तो उसका प्रॉपर आप ध्यान रखेंगे तो आप जल्दी ठीक होंगे मेरे ख्याल से डॉक्टर साहब, और अच्छी परफॉर्मेंस भी कर पाएंगे, क्योंकि आपका फोकस हो जाता है इंजरी के बाद कि मुझे ये चीज़ मजबूत करनी है, पैर अपना पूरा मजबूत करना है, तो उससे मैं मानता हूँ कि आपकी जो स्ट्रेंथ है वो और भी बढ़ जाती है। तो बेसिकली क्या है, मैं ग्रेड्स के बारे में बता रहा था। तो ग्रेड 1 इंजरीज होती है वो सिर्फ एक मतलब एक खिंचाव आ जाती है उसमें,
तो थोड़ा जल्दी हील हो जाता है। थोड़ा आइसिंग उसको इनिशियल फेज में आइसिंग करते हैं, रेस्ट देते हैं और थोड़े बहुत एक्टिवेशन एक्सरसाइज करते हैं, तो बेसिकली 6 से 7 हफ्ते में वो अच्छा अपना शेप ले लेता है। फिर हमारा एक बेसिक प्रोग्राम होता है रिटर्न टू स्पोर्ट, उसी फेज़ में हम उसको करते हैं और खिलाड़ी गेम में वापस आ जाता है। दूसरे प्रकार की इंजरी होती है वो ग्रेड 2 इंजरी होती है। उसमें क्या होता है कि जो हमारा लिगामेंट है वो टूटता है, पर वो पूरी तरह से नहीं टूटता। पूरी तरह, जैसे कि मान लीजिए एक लिगामेंट है, ये जुड़ा हुआ है, अब ये पूरी तरह से ना टूट के ये ऐसे टूट गया, आधा जुड़ा हुआ है, तो वैसे केस में क्या होता है, ये थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है हील होने में, लेकिन इसका जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है ग्रेड 1 की तरह ही होता है। इसमें हम पेशेंट को सर्जरी पे जाने के लिए मना कर देते हैं। एज ए फिजियो कंटेक्स्ट, बहुत सारे सर्जन के पास आप जाओगे तो ऐसे केसेस में अगर थोड़ा ज़्यादा टूटा होता है, जुड़ा होता है, तब भी वो सर्जरी के लिए बोलते हैं। तो ये एक ऐसा सिचुएशन होता है जहाँ डिसाइड करना होता है कि आप सर्जरी में जाना चाहते हो या नहीं जाना चाहते हो। तो सर्जरी में जाने से पहले हम एक ट्राई लेते हैं कि विदाउट सर्जरी हम इसको ठीक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, और 99% केसेस में मेरे साथ तो ऐसा हुआ है कि सर्जरी बच गई है, सर्जरी नहीं जा सके हैं, मतलब सर्जरी पे नहीं जाना पड़ा है पेशेंट को। और तीसरे प्रकार का इंजरी होता है जिसमें बहुत ज़रूरी होता है सर्जरी करना, क्योंकि वो लिगामेंट पूरी तरह से टूट जाता है। और इसमें भी दो चीज़ें होती हैं, अगर ये साथ में है तो जुड़ने के चांसेस होते हैं, लेकिन गारंटी नहीं होता, क्योंकि एक्टिव स्पोर्ट्स में ये कब यहाँ से यहाँ पहुँच जाए इसकी कोई गारंटी नहीं होती। अगर आप एक्टिव स्पोर्ट्स में नहीं हो और आपकी पूरी तरह से टूट रही है लेकिन वो अपनी जगह से नहीं खसकी है, तो उसके हीलिंग के चांसेस रहते हैं, लेकिन आपका जो रिटर्न टू स्पोर्ट है वो काफ़ी लेन देन हो जाता है। तो वैसे केस में अगर हमारे पास इम्पॉर्टेंट कंपटीशन है, 7-8 महीने में कंपटीशन करना है, तो हम ये देखते हैं कि खिलाड़ी का कंपटीशन फेज देख के वगैरह देख के उसके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि उसमें हम सर्जरी कब करा सकते हैं, और उसका रिहैब का भी एक रिहैब के लिए टाइम मिल जाता है जी, कि वो टूर्नामेंट के लिए तैयार हो सकता है। तो मैं यही अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि कोई चीज़ ऐसी नहीं है, कोई भी इंजरी ऐसी नहीं है जिससे आप ये दिमाग में से निकाल दें कि आप वापसी नहीं कर सकते। आप वापसी कर सकते हो, अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हो, मगर प्रॉपर तरीके से। तो ये तो एक मोटा मोटा स्ट्रक्चर हो गया, बात हो गई लिगामेंट इंजरी कैसे होती है, किस टाइप की होती है एंड ऑल। अब जैसा कि पहलवान जी ने बोला कि कुछ ऐसे एक्सरसाइजेज जो करने चाहिए लिगामेंट रिहैब के पार्ट में, तो आप बेसिक चीज़ें डॉक्टर साहब आप बता दें कि हमारे युवा उनको घर पे भी कर सकते हो या कहीं आसपास उनके जिम हो तो वहाँ पे भी कर सकते हैं। मगर मैं आप लोगों को फिर यही कहना चाहूँगा कि आप जब इंजरी में हैं तो एक अच्छे फिजियो के पास, एक अच्छे डॉक्टर की सलाह से ही आप रिहैब में आएँ। ये जैसा कि पहलवान ने बोला था कि कुछ एक्सरसाइजेज जो हमें करनी चाहिए रेगुलर पेन इंजरी प्रिवेंशन के लिए भी, और जो रिहैब का फेज होता है उसमें भी एक्सरसाइजेज काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, मतलब काफ़ी काम आते हैं। सबसे ज़्यादा, जैसे मैंने पहले ही बताया था, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये होता है कि आप एक्सरसाइजेज को सही तरीके से करें। तो बस यहाँ पे जो डेमोन्स्ट्रेट हम करना चाहते हैं, सबसे जब लेग रेज वाली एक्सरसाइज करते हैं तो जब बैठते हैं तो पीठ जो हमारा सीधा होना चाहिए, पीठ सीधा होना चाहिए, और नी को हम लोग न्यूट्रल लेके आते हैं। अगर ये बाहर की ओर है तो अंदर वाली मसल ज़्यादा काम करने लगती है, ठीक है। और कोशिश करते हैं जब रिहैब फेज शुरू कर रहे हैं, फेज़ 1 में है, नई इंजरी है, तो कोशिश करते हैं कि जो एक्सरसाइज है वो कम से कम वजन के साथ शुरू करें। यहाँ पे जो सिर्फ मशीन का वेट यूज़ कर रहे हैं, और आपको थोड़ा सीधा बैठना है और इस अपने लेफ्ट लेग को धीरे धीरे सीधा करना है, सीधा लेके जाइए, और ऊपर आने के बाद और थोड़ा सा ऊपर लेके आइए, और यहाँ 2 सेकंड आपने होल्ड करना है और धीरे धीरे नीचे लेके जाना है। जब मैं धीरे धीरे बोलता हूँ तो एक तो मूवमेंट होता है कि आराम आराम से आप रुक रुक के आ रहे हैं, ऐसे नहीं करना, आराम से लेकिन कंटिन्यूअस मूवमेंट करना है जी। और यहाँ 2 सेकंड होल्ड करेंगे और फिर धीरे धीरे नीचे लेके आएंगे। इस प्रकार से 17 से 18 रिपीटेशन तक कर सकते हैं। ये जो रिपीटेशन होता है ये फिक्स नहीं होता। बेसिकली हम जब रिहैब करते हैं तो ये देखते हैं कि हम कंप्लीट फटीग की तरफ जाना होता है। तो इनकेस अगर खिलाड़ी जो है 17-18 रिपीटेशन में भी फटीग नहीं हो रहा है, दैट मीन्स यू हैव टू पुट एक्स्ट्रा वेट, इसमें थोड़ा वेट डाल के, ताकि हमारा 17 से 18 रिपीटेशन तक में फटीग आ जाए। कंप्लीट फटीगेबिलिटी से हम सिंगल
सेट के साथ काम कर सकते हैं, अदरवाइज यू हैव टू मल्टीपल सेट्स। इसी तरह दूसरे साइड का भी करेंगे। जो बाद में जब स्ट्रेंथ आ जाएगी तो इसमें हम दोनों लेग का साथ में भी कर सकते हैं, मेकिंग श्योर कि जब वो दोनों उठाइए एक बार, ये दोनों एक साथ में आए और बराबर होल्ड करें। धीरे धीरे नीचे लेके जाइए। होल्ड कीजिए, ये मेरे हाथ को टच कीजिए, बहुत बढ़िया। वापस लेके आइए, बहुत अच्छा, राइट। अब दूसरी एक्सरसाइज की तरफ चले। हम अगले एक्सरसाइज की तरफ बढ़ रहे हैं। ये हैमस्ट्रिंग एक्सरसाइज है। एसीएल इंजरी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो मसल होती है वो हैमस्ट्रिंग होती है, जो कि एसीएल का वर्क को मिमिक करती है। तो अगर ये वाली मांसपेशी हमारी मजबूत है तो टूटी हुई एसीएल के साथ भी हम सारे स्पोर्ट्स खेल सकते हैं, राइट। तो ये जो मशीन है, इस मशीन आपको अलग अलग जिम में अलग अलग शेप एंड साइज की अलग अलग पोजीशन के जिम मिलेंगे। जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो मैं समझा रहा हूँ, सब में वो कॉमन होता है कि हैमस्ट्रिंग का जो फंक्शन होता है, इसको बेंड कीजिए, नी को बेंड करना, ठीक है। तो जब हम नी को बेंड करते हैं तो ये हमारा हैमस्ट्रिंग जो है ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, मतलब यूज में आता है, ठीक है। और जब इसको धीरे धीरे नीचे लेके जाइए, जब धीरे धीरे नीचे लेके जाते हैं तो ये हैमस्ट्रिंग जो है मसल यहाँ पर भी काम कर रही है। जब ये ऊपर आती है तो मसल साथ में जाती है, इसको कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। और जब ये नीचे जाती है तो मूवमेंट को कंट्रोल करती है, और ये कंट्रोल फेज में ही सबसे ज्यादा इंजरी होती है। किसी को भी अगर इंजरी होती है, हैमस्ट्रिंग की भी इंजरी होती है, लिगामेंट तो खैर अलग बात है, सबसे ज्यादा इंजरीज जो होती है वो कंट्रोल फेज में होती है। तो जो हम एक्सरसाइज करते हैं तो मूवमेंट जो होता है, बेंड करते जाइए, ये स्लो मूवमेंट होने चाहिए। अगर आप बहुत फास्ट करेंगे तो मसल फाइबर प्रॉपर्ली रिक्रूट नहीं होगा। जब नीचे जाते हैं तो भी स्लो आना चाहिए। जब स्लो आओगे तो मूवमेंट कंट्रोल में होगा, और इसमें निगेटिव कॉन्ट्रैक्शन जो हम लोग बोलते हैं कंट्रोल कॉन्ट्रैक्शन में है, वो भी काम आता है, सॉरी, राइट। इसमें भी सेम प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं। इतना वजन यूज करना है जिसमें आप 18 से 20 रिपीटेशन आराम से कर सकें, लेकिन 18 से 20वें रिपीटेशन में ये मसल पूरी तरह से फटी होनी चाहिए। अगर नहीं हो रही है तो आपको वेट बढ़ाना है। डॉक्टर साहब, मैं एक चीज़ और आपसे पूछना चाहता हूँ कि जहाँ जिम भी ना हो, ये मशीनें जो है ये ना हो, तो घर पे भी हम जो हमारे दर्शक हैं या हमारे जो लोग यूट्यूब चैनल को या आपको सुन रहे हैं और आपके चीज़ों को फॉलो भी करेंगे, तो वो घर पे कौन कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं जो घुटना मजबूत रहे, उनका लिगामेंट मजबूत रहे उनकी? तो कोई 2-3 एक्सरसाइज आप सजेस्ट करें। मतलब वैसे जिम है तो एक सहूलियत हो जाती है कि अगर आप जिम में या फिर एक रिहैब सेटअप में एक्सरसाइज बहुत अच्छे से हो जाती है, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास एक बहुत बड़ा जिम हो और रिहैब सेटअप हो। आप घर बैठ के, मतलब घर के अंदर बहुत सारी ऐसे एक्सरसाइज हैं जिससे अपने घुटनों को, अपने पैरों को मजबूत कर सकते हैं। एक दो एक्सरसाइजेज अगर आप डेमोन्स्ट्रेट कर पाएँ तो पक्का सर, पक्का करना मैं, आप बताएं। तो पहला एक्सरसाइज तो एक बहुत ही साधारण सी ये बैठने वाली एक्सरसाइज है। बस इस चीज़ में इस चीज़ में एक बात देना होता है कि लोग एक्सरसाइज करते करते बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो जाते हैं और एकदम नीचे तक आने लगते हैं। अगर आपके जॉइंट्स में, लिगामेंट में इंजरी है तो फिर ये बढ़ जाएगी इंजरी। तो जब आप करते हैं एक्सरसाइज तो सेमी स्क्वाट्स कीजिए, राइट। और इस चीज़ का इसमें ध्यान दीजिए कि अगर आप पैर ऐसे रखे हो तो घुटना आपके सेकंड टो के लाइन में जाना चाहिए। अगर ऐसे रखे हो तब भी सेकंड टो के लाइन में जाना चाहिए, राइट। घुटना बाहर नहीं निकलना चाहिए। हाँ, मतलब ऐसा ना हो कि पैर ऐसे रखे और घुटना ऐसे जा रहा है, ये तो एक डांस हो जाएगा। तो आप गलत एक्सरसाइज भी आपको नहीं करनी है। आप घर में भी हो तो आपको ठीक एक्सरसाइज करनी है। गलत एक्सरसाइज से आपका जो घुटने पे है ना वो अलग असर पड़ेगा, वो आप ठीक नहीं कर रहे, उसको आप खराब कर रहे हो। आपका कहने का मतलब ये है जी। और दूसरी एक्सरसाइज जो हम इसके लिए घर पे कर सकते हैं वो एक तो लंजेस है, फॉरवर्ड लंजेस। ये जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। इसमें भी इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि अगर आपको ये करते हुए आपको पेन आ रहा है तो उतनी ही रेंज तक लेके जाइए जहाँ तक आपको पेन नहीं आता है, राइट। और ये एक
और एक्सरसाइज जो है अपने पैरों को बहुत मजबूत कर सकते हैं, और ये एक तरह से मेरा फेवरेट एक्सरसाइज है। इसमें क्या करना है कि आपको अपने पीठ को दीवार के साथ चिपकाना है। एक बार चिपका लीजिए प्लीज। चिपकाने के बाद ये जो आपका पैर है ये 30 से 40 सेंटीमीटर दीवार से आगे आएगा, 30 से 40 सेंटीमीटर, और थोड़ा सा आगे लेके आइए। राइट, ये जो डिस्टेंस है इंसान के हाइट के हिसाब से चेंज होते रहता है, ठीक है। और ये जो फीट है आपके कंधे के बराबर आएगा, तो ये थोड़ा सा और बाहर आएगा। राइट, ये अब इस पोजीशन में आप नोटिस कर रहे हो कि भगवान जी ने कितनी सही तरीके से पैर को रखा है। यहाँ पे आपको पैर को बाहर लेके नहीं जाना और पैर को अंदर लेके भी नहीं आना, ये एकदम न्यूट्रल होएगा। राइट, अब धीरे धीरे बैक को स्लाइड करते हुए नीचे आना है, बस बस। तो ये 90-90 पोजीशन है। दिस इज ये एक्सट्रीम पोजीशन है इस एक्सरसाइज का, ठीक है। अगर किसी को इंजरी है तो हम रेंज को कम भी कर सकते हैं, थोड़ा सा ऊपर जाइए। हम 65 डिग्री से लेके 45 डिग्री, 90 डिग्री किसी भी एंगल में कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ इंजरी, ठीक है। इस बात का और ध्यान देना है कि ये जो घुटना है कभी भी आपके टोज से बाहर नहीं आना चाहिए, आगे नहीं आना चाहिए, और ये सेकेंड टो के लाइन में आना चाहिए। अगर ये बाहर की ओर आ रहा है तो फायदा नहीं होगा आपको और इंजरी बढ़ जाएगी, और अगर ये अंदर की ओर भी आ रहा है तब भी आपको फायदा नहीं होगा। इट हैज टू बी न्यूट्रल। राइट, अब ऊपर जाइए। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा डॉक्टर साहब, आज हमारे दर्शकों को जो चीज़ आपने बताई, मैं सभी दर्शकों को ये बताना चाहूँगा, कहना भी चाहूँगा कि जो मुनेश जी हैं, ये मैं मानता हूँ कि वर्ल्ड के बेस्ट फिजियो में से मुनेश जी हैं, और हम सब बहुत लक्की हैं कि मुनेश जी आज हमें एक्सरसाइजें बता रहे हैं घुटने को लेकर। और मुनेश जी, मैं एक और चीज़ आपसे लोगों को बोलना चाहता हूँ आपके सामने भी, और आप भी बताएं कि लोगों के क्वेश्चन है कि इंजरी के बाद हम अच्छी परफॉर्मेंस दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। तो मैं बहुत दिन से मुनेश जी से जुड़ा हुआ हूँ, कितने ही लोगों को मुनेश जी ने ट्रीट किया है। आपको पक्का आप ओलंपिक चैंपियन, एशिया चैंपियन, कॉमनवेल्थ चैंपियन बन सकते हो, यहाँ से नहीं हारना है। बिल्कुल सही बोला आपने। किसी भी खिलाड़ी को इंजरी होती है तो इंजरी के बाद गेम में वापस आना उतना आसान नहीं होता। अगर आप मेंटली स्ट्रांग नहीं हैं, अगर आप मेंटली स्ट्रांग नहीं हैं, तो आप इंजरीज के बाद गेम में वापस आके भी उस लेवल को अचीव नहीं कर सकते। बहुत साधारण सी बात बताऊंगा पहलवान जी, आपने यहाँ बहुत अच्छी ट्रेनिंग की, आप बाहर वाले खिलाड़ी आते हैं वो भी बहुत अच्छी ट्रेनिंग करके आते हैं, मतलब लगभग दोनों की जो ट्रेनिंग होती है वो लगभग बराबर की ओर होती है। वहाँ पे जो हार जीत का फैसला करता है वो इंसान का मेंटल स्ट्रेंथ होता है। तो अगर आप मेंटली बहुत स्ट्रांग हैं तो अपने रिहैब फेज को, इंजरी को बहुत ही आसानी से ओवरकम कर पाओगे। डॉक्टर साहब का कहना यही है कि हड्डियाँ टूटे मगर हौसले ना टूटे। इस चीज़ को आप दिमाग में रखेंगे तो आप पक्का चैंपियन बनेंगे, और चैंपियन बनने के लिए यही एक रास्ता है। नमस्कार दोस्तों।